वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट चैप्टर देखेंगे। मतलब हम लोग ने जितने भी अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी पढ़ाई किया है उसका एक बार समरी देख लेंगे। मतलब जितने भी फैक्ट्स हम लोग के मिस हो गए थे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, वो सब फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक एमसीक्यू है और बस आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और हम लोग करेंगे फिर मेडिवल हिस्ट्री। तो पहला देखते हैं अगेंस्ट मूवमेंट। मतलब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1920 से 22 तक, उसके अगेंस्ट कौन कौन था। जैसे कि आपको पता ही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 5 सितंबर 1920 बाय महात्मा गांधी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1920 को और ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च मतलब अनाउंस करना, और ये स्टार्ट हुआ था आपके 1 अगस्त 1920 को। और इसके आपके बाल गंगाधर तिलक हम लोग को छोड़ के चले गए थे। तो जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उस दिन बाल गंगाधर तिलक हम लोग को छोड़ के चले गए थे। एम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑब्टेनिंग फुल इंडिपेंडेंस। इसमें महात्मा गांधी ने ये अनाउंस किया था कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा उससे एक साल में हम लोग को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा ब्रिटिशर्स से। पर इस चीज के खिलाफ बहुत सारे लीडर्स थे क्योंकि उनको पता था कि लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाना सही नहीं होगा और उनको ये समझाना कि एक साल में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा ब्रिटिशर्स से, अगर हम लोग ये मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। इसलिए बहुत लीडर्स थे जिन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ था? ये हुआ था आपके रावलट एक्ट को, जो हुआ था मार्च 1919 को, जालियनवाला बाग। पहला हुआ था आपके रावलट एक्ट। रावलट एक्ट हुआ था आपके 21 मार्च को। रावलट एक्ट को आपका ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। रावलट एक्ट में ये नियम बना दिया गया था कि जितने भी इंडियंस है उनको कभी भी ब्रिटिशर्स जेल में भर सकती है और कभी जब तक चाहे उनको बिना ट्रायल के जेल में भी रख सकती है, और जब भी वो अपने मर्जी से जाए वो घर में सर्च भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई सर्च वारंट भी नहीं चाहिए होगा। इसके लिए आपका पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था और पंजाब के 2 लीडर्स है, एक थे आपके सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सतपाल। इन 2 लीडर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ। उनको गलत तरीके से ब्रिटिशर्स ने बिना कोई मतलब क्राइम किए हुए इन दोनों को जेल में भर दिया था। इसके खिलाफ पंजाब में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था और जालियनवाला बाग में वो बैसाखी का दिन था, जो ये डेट दिखाई दे रहा है आपको 13 अप्रैल 1919, उस दिन आपका बैसाखी था। उस दिन जालियनवाला बाग में सभी आए थे एक साथ इन दोनों लीडर्स के अरेस्ट के बारे में बात करने के लिए। तो बैसाखी का दिन है, आप समझ रहे हैं कि बच्चे आए थे अपने मम्मी के साथ, फिर बूढ़े लोग आए थे बैसाखी का दिन सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो सब यहाँ पर जालियनवाला बाग में एक साथ मिले थे। जालियनवाला बाग अगर आप देखे होंगे तो जालियनवाला बाग के चारों तरफ छोटे छोटे गेट्स है। तो यहाँ पर जनरल डायर जो वहाँ पर थे उस टाइम पे पंजाब के जनरल, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे जो गेट्स है वो बंद कर दिए थे और सिर्फ एक गेट खुला रखा था, जिसमें से उन्होंने पुलिस को घुसाया था और उनको फायर करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। इसलिए ओवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए थे जालियनवाला बाग में और उनके पास ना कोई हथियार था ना कुछ था अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उनके सीधा सीधा गोली चला दिया था। ये चीज जब पूरी दुनिया को पता चला था तो पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिशर्स को कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया था। इसके लिए ब्रिटिशर्स को ये दिखाना था कि वो कितने सही है, और ब्रिटिशर्स ने नाटक दिखाने के लिए बैठाया था आपका हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का काम ये था कि वो देखेगी कि जनरल डायर सच में गलत है कि नहीं, और अगर है तो उनको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि हंटर कमेटी सिर्फ इसलिए बैठाया गया था कि दुनिया को ये दिखाने के लिए हम लोग कितना सही है। इसके लिए आपके 5 फॉरेनर थे और आपके 3 इंडियंस थे हंटर कमेटी में। अगर देखा जाए जो 3 इंडियंस थे वो आप समझ ही रहे हैं, जो फॉरेनर है ब्रिटिशर्स है उनके गुलाम थे। तो जैसा कि हुआ, हंटर कमेटी में टोटल 8 जन लोग थे। हंटर कमेटी ने जो निकाला वो पहला चीज ये है कि जनरल डायर ने वार्निंग दिया था गोली चलाने से पहले। दूसरा ये था कि जनरल डायर को वहां पर वायलेंस होने का चांस लगा था, इसलिए उन्होंने गोली चलाया। और तीसरा ये था कि जनरल डायर ने गोली चलाने से पहले परमिशन लिया था गवर्नर ऑफ पंजाब से कि वो गोली चला सकते हैं कि नहीं। तो जनरल डायर ने जो किया वो तो गलत है, पर जनरल डायर की कोई गलती नहीं है, इसलिए जनरल डायर को भेज दिया गया था ब्रिटेन। इस हंटर कमेटी ने जो भी सर्च किया था इसके खिलाफ कांग्रेस ने एक बनाया था जिसका नाम था आपका तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी का अगर हेड देखा जाए तो फिर वो थे मदन मोहन मालवीय। तहकीकात कमेटी ने जब सर्च किया था तब उनको ये मिला था, पहली बात कोई भी वार्निंग नहीं दी गई थी। तो ये बात बोली गई है कि वार्निंग दी गई थी, ये एकदम झूठ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सब जो गेट्स है वो सारे गेट्स इन्होंने बंद कर दिए थे। तो पहला जो चीज है कि उन्होंने वार्निंग दिया था वो बिल्कुल ही झूठ है। दूसरा जो बात है वो भी झूठ है कि वो क्राउड वायलेंट हो जाता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बैसाखी का दिन था और सारे बच्चे आए थे अपने मम्मी के साथ, बूढ़े लोग आए थे बैसाखी के दिन के सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये भी पूरी तरीके से गलत है और किसी भी जो डेड बॉडी था किसी के पास भी बंदूक या फिर कोई भी हथियार नहीं मिला था। तीसरा जो था, उन्होंने गवर्नर से परमिशन लिया था, इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि गवर्नर से उन्होंने परमिशन लेंगे और फिर अटैक करेंगे। गवर्नर से अगर उन्होंने परमिशन लिया है तो ये नहीं हम सबको बताना चाहिए था, और ये बात किसी को भी नहीं बताया था उन्होंने। तो फिर तहकीकात कमेटी ने मदन मोहन मालवीय जो हेड थे कांग्रेस में, उन्होंने ये निकाला था कि जनरल डायर बिल्कुल गलत है, इसमें उनको इंडिया के कोर्ट में लाना चाहिए और इंडिया के कोर्ट में पनिशमेंट देना चाहिए। पर ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ भी नहीं मानने वाले थे और इसके खिलाफ स्टार्ट हुआ था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें और 2 चीज आपको याद रखनी है। जब जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था, जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि मना कर दी थी। नाइटहुड जो नाम के आगे सर लगता है उसी को नाइटहुड बोला जाता है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद नाइटहुड की उपाधि जो है उससे मना कर दिया था। अगर मोहनदास करमचंद गांधी की बात की जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी को टाइटल मिलने वाला था कैसरे हिंद। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने कैसरी हिंद टाइटल लेने से भी मना कर दिया था आफ्टर द जालियनवाला बाग मैसेकर। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से लीडर जो है वो अगेंस्ट थे दिस मूवमेंट। अगर देखा जाए तो उसमें थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। अगर
इसकी बात की जाए कांग्रेस की, तो फिर कोई भी अगर बड़ा मूवमेंट होता है या फिर कोई भी थ्योरी होता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो आपको सबसे पहले कांग्रेस से पास करना पड़ता था। कांग्रेस से अगर कोई चीज पास हो गया, जिसका मतलब है कांग्रेस के जितने लीडर्स है सभी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में मेनली जितने लीडर्स है सभी आपकी कांग्रेस में थे। इसका मतलब कांग्रेस में पास होना यानी कि पूरा इंडिया सपोर्ट करता है उस मूवमेंट को। इसलिए आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी पास करने का कोशिश किया गया था कांग्रेस में। तो फिर इससे पहला कोशिश किया गया था 1920 में, जब आपके कलकत्ता में सेशन हुआ था। और कलकत्ता में जब इसका सेशन हुआ था तब आपके इसके हेड थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने थे, और उन्होंने ये पास होने नहीं दिया था। कलकत्ता सेशन में उन्होंने ये पास होने नहीं दिया था, क्योंकि जैसा आपको पता ही है जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स है उनका एक टीम था, जो था बाल, पाल और लाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसके अगेंस्ट है, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल इसके अगेंस्ट है, और जो उस टाइम पे कलकत्ता में प्रेसिडेंट बने थे लाला लाजपत राय, वो भी ऑब्वियसली इन दोनों को सपोर्ट करेंगे, और इनकी जो सोच थी वो पूरी तरीके से सेम थी। तो उन्होंने कांग्रेस के सेशन में ये पास होने नहीं दिया था। उस टाइम कांग्रेस में मोहनदास करमचंद गांधी और बाकी जितने कांग्रेस कोर कमेटी मेंबर्स हैं उनकी पावर सबसे पहली बार देखी गई थी, क्योंकि 1920 सेम साल में उन्होंने दूसरा एक सेशन बुला लिया था नागपुर में, जहां पर उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो नीति है वो पास करवाया था। स्पेशल सेशन बुला लिया था पूरी कांग्रेस के लिए, ताकि नॉन कॉपरेशन का जो है वो पास करवा जा सके। इसी से पता चला था, नागपुर में उन्होंने दूसरा सेशन बुला लिया था। इसी से स्टार्ट हुआ था आपके मोहनदास करमचंद गांधी, जितने भी दूसरे कांग्रेस के कोर कमेटी मेंबर्स है उनका कितना ज्यादा इंफ्लुएंस था कांग्रेस में, यहीं से आपका स्टार्ट हो गया था। और अगर इसकी बात की जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी सक्सेसफुल हुआ था, काफी सक्सेसफुल तरीके से चल रहा था। पर उस वक्त हुआ था आपके 1922 में चौड़ा इंसिडेंट। ये आपके 1922 में हुआ था। चौड़ा एक उत्तर प्रदेश में गांव है, वहां पर क्या हुआ था, पुलिस जो थी पुलिस अटैक करने लगी थी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तब कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन पर लाठीचार्ज करने लगे। इससे पूरे जो क्राउड है वो गुस्सा हो गए, और पुलिस ऑफिसर जितने थे 20-25 जन पुलिस ऑफिसर थे, उनको पुलिस स्टेशन में बंद करके फिर आग लगा दिया उन्होंने। आग लगाने की वजह से वो 20-25 जो ऑफिसर है वो सभी मर गए थे। और ये बात जब मोहनदास करमचंद गांधी को पता चला, तब मोहनदास करमचंद गांधी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था ये बंद कर दिया था। और ये बंद करने के बाद सबको बहुत दुख लगा था, और मोहनदास करमचंद गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो ये टकराव स्टार्ट हुआ था, जो पहले से था फिलोसफी और सोच के खिलाफ, की दोनों का सोच बिल्कुल ही अलग है, पर ये दुनिया के सामने पूरे तरीके से क्लियर हो गया था जब उन्होंने ये चौड़ा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। फिर आते हैं आपके क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसके खिलाफ कौन था? आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रूज मिशन टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। तो हम लोग और भी पीछे जाते हैं। क्रूज मिशन से भी पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आपके लॉर्ड लिंथिंगो, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, लॉर्ड लिंथिंगो जब उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उन्होंने ये कह दिया था कि इंडिया आपकी वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे। तो इस बात के खिलाफ थी आपकी कांग्रेस इस चीज से बहुत गुस्सा थी कि ब्रिटिशर्स ने उनसे बात नहीं किया, एक बार भी बातचीत नहीं किया। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया उस लड़ाई की पार्ट है, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और उन्होंने जिस दिन आपकी रिजाइन किया था पार्लियामेंट से, उस दिन सेलिब्रेट हुआ था आपका डे ऑफ डिलीवरेंस, मतलब अच्छा हुआ छुटकारा मिला। इस दिन को 2 जन ने सेलिब्रेट किया था, दो पार्टी ने, एक था आपका मुस्लिम लीग और दूसरा था आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया था अगेंस्ट द कांग्रेस लीविंग। तो कांग्रेस ने जब छोड़ दिया था, उनको ये पता था कि पूरे इंडिया सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से चलती है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को मनाने के लिए उन्होंने लाया था आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इसलिए लाया गया था ताकि इंडिया सपोर्ट करे इन द वॉर एफर्ट्स ऑफ द क्रिप्स मिशन इसलिए लाया गया था कि इंडिया सपोर्ट करे, यानी कि कांग्रेस सपोर्ट करे इन द वॉर एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश। बट क्रिप्स मिशन जो लाया गया था, क्रिप्स मिशन इसलिए लाया गया था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस मिला। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब तो पूरा क्लियर हो गया। और डोमिनियन स्टेटस मतलब ये होता है कि आप अपने एरिया में कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी रेगुलेशन बना सकते हैं, पर मतलब जो आर्मी रहेगी, नेशनल सिक्योरिटी रहेगी, वो किसी और के पास रहेगी, और यहाँ पर केस में ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। क्रिप्स मिशन जब इंडिया में आई थी, तब क्रिप्स मिशन के अगेंस्ट जो डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देने जा रहे थे, उसके अगेंस्ट चली गई थी मुस्लिम लीग ने कहा था उनको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए और उनको अपना एक अलग कंट्री चाहिए, पाकिस्तान। तो क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ ना मिल जाए, एक ही सोच ना रखे, तब तक हम लोग ये नहीं दे सकते। इससे आपके मोहनदास करमचंद गांधी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने ये बताया था कि मुस्लिम लीग के साथ उनका जो मैटर है वो उनका इंटरनल मैटर है, और क्रिप्स मिशन जिस काम के लिए आई थी उसे वो काम करके चले जाना चाहिए था। इसके लिए जब क्रिप्स मिशन का फेलियर हो गया, तब स्टार्ट हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ऑल्दो गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, पर ये वायलेंट इन नेचर हो गया था। अब मोहनदास करमचंद गांधी की बात की जाए तो पहले मैंने बताया था कि उन्होंने जो स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो उन्होंने रोक दिया था आफ्टर द चौड़ा इंसिडेंट। इसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उन्होंने रोक दिया था आफ्टर द गांधी हैड बीन पैक्ड। तो सब लोगों को यही लगा था कि कोई भी मूवमेंट जब मोहनदास करमचंद गांधी स्टार्ट करते हैं वो तभी तक स्टार्ट करते हैं जब तक कि ब्रिटिशर्स उनकी बात मान ना ले, या फिर मूवमेंट उनके हिसाब से चले। जैसे कि कुछ गलत होता है या फिर ब्रिटिशर्स उनकी बात मान लेते हैं, तब वो मूवमेंट बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। इसलिए कोई भी मोहनदास करमचंद गांधी की कोई भी बात हो या फिर कोई भी मूवमेंट को सीरियसली नहीं लेता था। इसलिए उन्होंने जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, तब उन्होंने ये बोला था कि वो ब्रिटिशर्स से कोई भी बात नहीं करेंगे, और वहां पर एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, मतलब करो या मरो, ये आखिरी मूवमेंट है, इसके बाद भारत को जरूर आजादी मिल जाएगी, इसमें अगर कर पाओ तो एकदम जब तक जिंदा हो तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। तो जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला था ये डू और डाई का जो स्लोगन है ये मोहनदास करमचंद गांधी ने दे दिया था, तब उन्होंने चलाया था आपका ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन थंडरबोल्ट जितने भी लीडर्स है आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में, उन सबको जेल में भर दिया गया था, और आपके मोहनदास करमचंद गांधी को पकड़ के जेल में भर दिया था, और उनको रखा गया था आगा खान पैलेस में। तो भी जेल में भर दिया गया था और रखा गया था आपके आगा खान पैलेस में।
इंडियन जो बिजनेसमैन है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है इस वॉर एफर्ट्स में। आपको जैसा पता ही है कि कोई भी लड़ाई होता है तो बिजनेसमैन को काफी ज्यादा फायदा होता है कि लोन लेना पड़ता है या फिर बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सब पास होते हैं। तो इंडियन बिजनेसमैन को इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ था लड़ाई से, और इसलिए उन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, उसमें जो बड़े बड़े इंडियन बिजनेसमैन है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को पता ही, आपको मैंने पहले ही बताया, कोई भी मोहनदास करमचंद गांधी की जो बात है उसे सीरियस तरीके से नहीं ले रहे थे। तो उनका मेन फोकस तब था सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पे, इंडियन नेशनल आर्मी जो उन्होंने बनाया था, जो कि लड़ाई करने वाला था ब्रिटेन के खिलाफ। अब अगर थोड़े पीछे जाए तो फिर जब ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था तभी आपने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यही सही टाइम है ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट करने के लिए, उनके खिलाफ कोई स्ट्राइक करने के लिए। पर गांधी ने ये कहा था कि अभी दुश्मन घायल है और इस टाइम पे दुश्मन को अटैक नहीं करना चाहिए। पर सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि यही सही टाइम है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही हम लोग को पूरे इंडिया में स्ट्राइक बुलाना चाहिए। पर जैसे मैंने बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी इसके खिलाफ थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस चले गए थे कलकत्ता, उन्होंने एक मैसिव स्ट्राइक बुलाया था। जब ये स्ट्राइक बुलाया था सिर्फ एक जगह पे, तो ब्रिटिशर्स के लिए स्ट्राइक रोकना काफी आसान हो गया था। उन्होंने नेताजी को अपने घर में बंद कर दिया था कोलकाता में। कोलकाता में जब उन्होंने बंद कर दिया था सुभाष चंद्र बोस को, तब उन्होंने किया था ग्रेट एस्केप, जिसके तहत वो पहले तो अपने घर से निकल गए थे पठान बन के, फिर घर से निकल के आपके अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत यूनियन पार करके फिर चले गए थे जर्मनी हिटलर से मिलने के लिए। क्योंकि इनकी सोच ये थी कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मतलब नासिक क्योंकि दुश्मन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जब वो है तब वो मेरे दोस्त बन गए। हिटलर से मिलने के बाद हिटलर ने उनको सबमरीन के थ्रू जापान भेज दिया था, और जापान भेजने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था आपका इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, गांधी अगर उस टाइम पे सपोर्ट करते सुभाष चंद्र बोस को, तो आज शायद इंडिया को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाता है। कि उस टाइम पे गांधी ने खुद बोला था कि ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना है। तो आप देखिए जो टाइम लैप्स है वो कैसे चलता है। पहले गांधी बोलते हैं सपोर्ट करना, पर लॉर्ड लिंचिंग को जब बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया से इंक्लूड है, तब कांग्रेस सभी रिजाइन करते हैं। कांग्रेस के रिजाइन करने के बाद उनको खुश करने के लिए लाया गया था आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा गया था, पता था कि पहले से फेलियर होगा। क्रिप्स मिशन के बाद लाया गया था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कोई काम में नहीं आया था, और क्विट इंडिया के मूवमेंट के जितने भी लीडर्स हैं उनको पकड़ लिया गया था थ्रू द ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो ये जो 3-4 साल ये सब नाटक चला था, इसको अफोर्ड किया जा सकता था अगर महात्मा गांधी उस टाइम सपोर्ट करते थे सुभाष चंद्र बोस को, और उसी टाइम पूरे इंडिया में स्ट्राइक बुलाते। पर उन्होंने ये काम नहीं किया था। और बाद में जब उन्होंने ये बोला था कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे, तब श्री राजगोपाल ने वही बात स्टार्ट किया जो मोहनदास करमचंद गांधी ने पहले नेताजी को बोला था सुभाष चंद्र बोस को। श्री राजगोपाल ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि ही डिड नॉट फील दैट इवन द वर्स्ट एनिमी शुड बी अटैक्ड ड्यूरिंग सच टाइम्स ऑफ वॉर। ये सेम लाइन आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कुछ साल पहले बोला था। फिर हम लोग कॉन्स्पिरेसी केस या फिर फेमस कोर्ट केस देख लेंगे। इससे पहले भी काफी फेमस कोर्ट केसेस है जो मैंने रेवोल्यूशन के चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, पर कुछ केस मिस हो गए थे, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। जैसे आपका है वहाँ पर लाहौर केस, जहाँ पर जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ने। और एक केस है आपका मुजफ्फरपुर केस, जहाँ पर सबसे यंग जो है फांसी पे चढ़े थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने बम फेंका था ताकि वो किंग्सफोर्ड को मार पाए। तो ये दोनों जो केसेस हैं उनके डिटेल्स मैंने पहले रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें बता दिया था आपको। अभी देखेंगे हम लोग मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में जितने भी ट्रेड यूनियन के लीडर्स है उन्होंने आपका रेलवे स्ट्राइक बुलाया था। अब कोई भी जब रेलवे स्ट्राइक होता था, मैंने पहले बताया था कि रेलवे ब्रिटिशर्स ने क्यों बनाया था। रेलवे इसलिए बनाया गया था कि इंडिया के जितने भी रॉ मटेरियल्स है, जैसे मान लीजिए कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, कोल हो गया, ऐसे जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो सब वो रेलवे से एक्सपोर्ट सेंटर ले जाते थे, और एक्सपोर्ट सेंटर ले जाते थे उसको ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत वो सामान बनाते थे और उस सस्ते सामान को इंडिया में ले जाके फिर इंडिया में ज्यादा दाम में बेचते थे। तो आप समझ रहे हैं कि रेलवे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसलिए ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे उन्होंने आपके रेलवे स्ट्राइक बुलाया था। इसके लिए जितने ट्रेड यूनियनिस्ट थे उनके खिलाफ छोटे केस बनाए गए थे, उनको जेल में भर दिया गया था। यहाँ पर आप वही देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्विक्टेड 27 लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन लीडर्स, ऐसा स्ट्राइक बुलाया था, इसलिए उनको जेल में भर दिया गया था अंडर अ फर्स्ट लॉ सूट। और ये कोर्ट केस आपका स्टार्ट हुआ था आपके मार्च 1929 में, और डिसाइडेड हुआ था 1933 में। इस केस में अगर इंडिया की तरफ से देखें तो इंडिया की तरफ से डिफेंड किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जो केस हुआ था जो ब्रिटिशर्स के टॉर्चर करते थे, इसको एज अ प्ले भी दिखाया गया था इन द स्ट्रीट थिएटर ग्रुप। ये ब्रिटेन में एक ग्रुप है जिन्होंने ये दिखाया था कि ब्रिटिशर्स कितना सारे इंडियन पे टॉर्चर करते हैं, उसका नाम था रेड मेगा फोर्स, और ये प्ले हुआ था आपके 1932। तो देखेंगे हम लोग दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1912 में, तो असैसिनेट द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग। तो आपको अगर याद होगा 1911 में जो बंगाल डिवीजन हुआ था, बंगाल और ढाका अलग अलग कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अलग अलग कर दिया गया था पहली बार, तो उसको कैंसिल किया था आपके लॉर्ड हार्डिंग से। अब अगर पेपर पे देखें तो लॉर्ड हार्डिंग से बहुत ही अच्छा काम किया था कि वो डिवीजन कैंसिल कर दिया था उन्होंने, और इसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा कारण था। अगर बंगाल में देखें तो बंगाल का डिवीजन स्टार्ट हुआ था, बंगाल में आपका स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में जितने भी ब्रिटिश गुड्स है वो सब को यूज नहीं कर रहे थे, और इससे ब्रिटिश को काफी सारा लॉस हो रहा था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि बंगाल का जो डिवीजन है उसे वो कैंसिल कर देंगे। और बंगाल का डिवीजन जो हुआ था वो मेनली आपके दो कारण से हुआ था। पहला ये था कि वहाँ पर आपका कलकत्ता था जो कि वहाँ के कैपिटल था, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स को काम करना पड़ता था, और जितना भी रेवोल्यूशन होता था वो सबसे ज्यादा दो एरिया में, एक आपके पंजाब में होता था और दूसरा आपके बंगाल में होता था। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जितने हैं उसमें कलकत्ता में कम करने के लिए बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था, और हिंदू और मुस्लिम के डिवीजन में वो ताकि रूल कर सके, जो ब्रिटिश का पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वो चला सके, इसलिए डिवाइड कर दिया गया था। फिर जब 1911 में इस डिवीजन को कैंसिल किया गया था, तो अब ये प्रॉब्लम सेम रह गया था, और इसलिए कलकत्ता से कैपिटल ट्रांसफर करके दिल्ली ले लिया गया था, दिल्ली भेज दिया गया था। क्योंकि अगर आप अभी देखिए कलकत्ता से दिल्ली पहुंचना काफी आसान होता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, बट उस टाइम की बात करें तो कलकत्ता से दिल्ली जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, और दिल्ली में ब्रिटिशर्स अपने काम सेफ्टी से और आराम से कर सकते थे। अगर डिवीजन की बात करें, जो हिंदू मुस्लिम में पहले डिवीजन था वो डिवीजन अलग तरीके से कर दिया गया, और जो बंगाल एक हुआ था उसको अलग तरीके से डिवाइड कर दिया,
एक तरफ आपने कर दिया बिहार और एक तरफ कर दिया बंगाल। जो डिवीजन आप अभी भी इलेक्शन में देखेंगे जो मेन टॉपिक बना है, एक तरफ बिहारी कर दिया था और एक तरफ बंगाली। तो डिवीजन अभी भी उन्होंने कंटिन्यू रखा था और लॉर्ड हार्डिंग्स ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत चालाकी से अपना काम कर दिया था। ये समझ में आ गया था जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे जो असलियत में देश से प्यार करते थे, और इसलिए डिसाइड किया गया था कि लॉर्ड हार्डिंग्स को मार दिया जाएगा। इसके लिए प्लान बनाया गया था। अंडरग्राउंड जितने भी इंडस्ट्रियल जितने भी आपके रेवोल्यूशनरीज थे बंगाल के और पंजाब के, वो एक साथ मिल गए थे, तो उनके हेड बने थे आपके राज बिहारी बोस। इन्होंने मिलकर बम बनाया था और बम बना के फेंका था आपके लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर। ये तब फेंका गया था जब लॉर्ड हार्डिंग्स एक हाथी के ऊपर थे और दिल्ली की सैर कर रहे थे। ये असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट किया गया था, ये किया गया था 23 दिसंबर 1912 को। इसमें 1912 को असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट हुआ था वो मतलब सक्सेस नहीं मिला था उस अटेम्प्ट में, और बाद में पुलिस ने रेल लगाया था पूरी जगह में, और वहां पर पकड़ा गया था बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी, और कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। इनको पकड़ के फिर एग्जीक्यूट किया गया था। अगर राज बिहारी बोस की बात की जाए तो राज बिहारी बोस चले गए थे आपके जापान में, जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग उन्होंने चलाया था, जो बाद में बना था आपका इंडियन नेशनल आर्मी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था आपके 1915 में। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जितने भी गदर मूवमेंट के जितने भी एक्टिविटीज हुए थे इनको कहा जाता था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। आफ्टर मैथ ऑफ द इसमें जितने भी गदर मूवमेंट के जितने भी लीडर्स थे उनको ज्यादातर पकड़ लिया गया था, और गदर मूवमेंट में जितने भी इंक्लूड थे उनको जेल में भर दिया गया था और उनकी कार्रवाई की गई थी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में। अगर इसमें बताया जाए कि टोटल 9 केसेस बने थे, और 9 केसेस में जो 42 पीपल थे उनको फांसी की सजा मिली थी। गदर मूवमेंट की बात की जाए तो गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपके सैन फ्रांसिस्को में। जैसा कि आपको पता ही होगा सैन फ्रांसिस्को आपका यूएसए में है। और गदर मूवमेंट के अगर फाउंडर की बात की जाए तो फाउंडर थे आपके लाला हरदयाल, और जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो थे आपके सोहन सिंह। गदर मूवमेंट जब पहले से स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे उन्होंने ये बता दिया था कि देश के खिलाफ जो ब्रिटिशर्स है उनके खिलाफ वो लड़ाई करने वाले थे। और गदर मूवमेंट आपके पहले से स्टार्टिंग से आपका एक वायलेंट मूवमेंट था जिसमें वो डायरेक्टली लड़ाई करने वाले थे, और उनको ये पता था कि उनको शहीद होना है देश के लिए। तो अगर गदर मूवमेंट की बात करें और उसके लीडर्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे आपके उधम सिंह। तो शहीद उधम सिंह ने आपके ब्रिटेन में जाके गोली मार दी थी डायर को। अब ये डायर वो डायर नहीं है जिसने गोली चलाया था आपके जालियनवाला बाग में, इनका नाम था माइकल डायर, और जिसने गोली चलाई थी उसका नाम था आपका रेगिनाल्ड डायर। माइकल डायर उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे, और रेगिनाल्ड डायर ने जो गोली चलाया था माइकल डायर ने बताया था उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, और इंडिया को ये याद रखना चाहिए कि उनकी जगह कहाँ पर है। इसलिए उधम सिंह ने गोली मार दी थी आगे माइकल डायर को ब्रिटेन में जाकर। फिर कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपके नवाब अब्दुल लतीफ। नवाब अब्दुल लतीफ वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, जो बना था आपके 1863 में कोलकाता में, जो कि उस टाइम पे कलकत्ता था। फिर देखेंगे सर सईद अहमद खान। अगर सर सईद अहमद खान की बात की जाए तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना मतलब एक तरफ से भोंकने वाले चाचा थे। ये खुद से कोई दिमाग नहीं था, और वो सिर्फ मतलब अपनी लीडरशिप के लिए और अपने वो आगे बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे और उनको सीट कैसे मिलेगा इसके लिए सिर्फ चिल्लाते थे जगह जगह, और मुस्लिम जो है उनको भड़काते थे। पर सर सईद अहमद खान वो दिमाग थे जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि इंडिया और पाकिस्तान अलग करना है, हिंदू और मुस्लिम जो है वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। सर सईद अहमद खान की अगर बात की जाए 1857 में भी जब रिपोर्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पहली बार सिपाही रिवॉल्ट हुआ था, तभी उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। ये जो मुस्लिम लीग फॉलो करती है कि उनको कांग्रेस के खिलाफ जाना है और ब्रिटिशर्स को हरदम सपोर्ट करना ताकि ब्रिटिशर्स उल्टा मुस्लिम लीग को सपोर्ट करे, ये सब जो स्टार्ट है सर सईद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। मैंने जो बताया था कि एक सोच जो होती है वो सोच को कभी मारा नहीं जा सकता, तो इंडिया पाकिस्तान हिंदू और मुस्लिम अलग अलग करना है, ये जो सोच है वो स्टार्ट किया था आपके सईद अहमद खान ने। तो सईद अहमद खान जो थे वो थे आपके प्रो ब्रिटिशर्स के साथ थे, और आपके एंटी हिंदू थे। वो समझते थे अगर इंडिया में हिंदू राष्ट्र बन गया, मतलब हिंदू लोग इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया को, तो फिर वो सारे मुस्लिम को खतरा हो जाएगा, वो सारे मुस्लिम के लिए खतरा हो जाएगा। ये जो मैंने पहले ही बताया आपको, सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। वो चाहते थे फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, वो चाहते थे मुस्लिम्स अपने सोच जो है वो रहने के तरीके सारे कुछ मॉडर्न करें, ताकि जो दुनिया चेंज हो रहा है उसके साथ वो भी अपडेट हो सके। इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन द ईयर 1875, और स्टार्ट किया था आपका अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो आपका एंटी कांग्रेस, एंटी हिंदू और आपका प्रो ब्रिटिश मूवमेंट था। वो हमेशा जो है ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो ब्रिटिश को पसंद करते थे, वो इसलिए करते थे कि ब्रिटिशर्स हिंदू के खिलाफ थे और हिंदू को दबाने के लिए उनका मदद चाहिए होता था। तो वही थे फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। जैसा कि मैंने बताया था, उन्होंने ये पहला पॉइंट उठाया था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और दोनों को अलग अलग नेशन चाहिए रहने के लिए। ये जो सोच सबसे पहले सबके दिमाग में भरा था वो था सैयद अहमद खान। फिर हम लोग देखेंगे मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा की अगर बात करें तो वो महाराष्ट्र से थी, और उनको मदर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है आपका मदर ऑफ इंडिया। 1909 में देखा जाए अगर स्टूटगर्ट आपका जर्मनी का एक जगह है, वहां पर उन्होंने पहली बार इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको फैलाया था, और पूरे वर्ल्ड को जो है इंडिया का नेशनल फ्लैग दिखाया था। वंदे मातरम जर्नल की अगर बात की जाए तो वंदे मातरम जर्नल जाने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना होगा। वंदे मातरम जो वर्ड है वो स्टार्ट किया था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी जो चला था आपका सन्यासी रिवोल्ट। तो सन्यासी रिवोल्ट इसलिए चला था अगेंस्ट ब्रिटिश क्योंकि उन्होंने रिलीजियस टैक्स लगाया था अगेंस्ट द हिंदू, तो स्टार्ट हुआ था सन्यासी मूवमेंट। इसके लिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किताब लिखा था आनंद मठ। ये जो उन्होंने किताब लिखा था आनंद मठ, इस किताब में था आपका वंदे मातरम।
हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो इसी किताब से लिया गया था और वंदे मातरम इतना ज़्यादा फेमस हो गया था और नेशनलिस्ट लोगों को इतना ज़्यादा इंस्पायर किया था कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ला दिए थे बंकिम चंद्र चटर्जी के ऊपर कि वो ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि उन्होंने लिखा था ये वंदे मातरम, तो उसको काफी इंडियंस को उन्होंने इंस्पायर किया था फॉर द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो बिपिन चंद्र पाल ने ये देखा था कि वंदे मातरम बंद नहीं होना चाहिए और किसी तरीके से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको बंद नहीं करना चाहिए। तो बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था, चंद्र पाल ने आपका स्टार्ट किया था जर्नल वंदे मातरम और उसके जो चीफ एडिटर थे वो थे आपके श्री अरविंदो घोष। तो वंदे मातरम आपके इतना सारा फेमस हो गया था पूरे नेशन में अलग अलग जगह पे ये जो वंदे मातरम जर्नल निकलता था उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग जगह पे स्प्रेड किया जाता था। तो यही काम आपके फॉरेन में अगर पर्टिकुलर तरीके से बोला जाए पेरिस में किया था आपके मैडम भिकाजी कामा ने, जहाँ पर उन्होंने पेरिस में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था जर्नल को जिसका नाम था वंदे मातरम। अब देखेंगे ऑल्टरनेटिव नेम्स मतलब जो फेमस नाम से ये लीडर्स जो हमारे थे उनको बुलाया जाता था। अगर सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आते पेरियर कहा जाता था ईटी रामास्वामी नाइकर को। फिर आता महामन्ना बोला जाता था मदन मोहन मालवीय को। फिर आते हैं दीनबंधु नाम था आपका चेयर्स पियर एंड्रूज का। फिर नाम आता है आपका देशबंधु नाम था आपका सीआर दास। फिर आते हैं लोकमान्य, नाम था बाल गंगाधर तिलक, उनको टाइटल मिला था लोकमान्य। फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था राजा राममोहन रॉय को। मदर ऑफ इंडिया कहा जाता था आपके मैडम भिकाजी कामा को। ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर आपको कहा जाता था ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। शेर पंजाब जो है उसे कहा जाता था रंजीत सिंह को। पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को और लोकहितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। तो जो ये टाइटल्स है वो आपको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये आते हैं। तो आज के चैप्टर बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो तो काइंडली लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।